तो आज हम MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट हमारे बोल रहे थे कि सर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमें MS DOS को बता दीजिए, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को बता दीजिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट को जानने से पहले ये हम लोग को जानना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें हम बताएंगे आप उसको एक एक चीज़ को गौर कीजिएगा और उसको साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लिख पाना संभव नहीं हो पाता है। तो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यक्तित्व समूह होता है, ठीक है, जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के स्थानों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। यानी जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूजर यानी कि ये यूजर और कंप्यूटर, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस का काम करता है। इसके जो बीच में ये इंटरफेस का कार्य करती है। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हर किसी कार्य को हम कर सकते हैं, और जो भी यूजर जो प्रोग्राम को जो निर्देश देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर के ही वो गुजरता है। ठीक है, फिर कहते और जितने भी फाइल मैनेजमेंट जितने भी कार्य करते हैं वो सारे पर नज़र किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ को चर्चा करेंगे। आगे कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर यानी कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा चीज है जो किसी प्रोग्राम को चालू करने में भी सहायता करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जो हमने बताया था कि वास्तव में जो कंप्यूटर्स और ऑपरेटर्स जो होते हैं ये इनके जो हार्डवेयर होते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, कार्य जो होता है इनके बीच में इंटरफेस जो डाटा को सूचना का आदान प्रदान होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। जैसे मानते हैं हमने किसी प्रोग्राम में फाइल को ओपन करने का आदेश दिया, ठीक है, तो आदेश किसके होकर गुजरता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। आगे चल के हम भी देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एक जनरल भाषा में सामान्य तौर पर ये जानने कि हार्डवेयर जो टचेबल कंपोनेंट्स होता है जिसे टच कर सकते हैं वो आपके हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो नॉन टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मानते हैं अगर हम पेन को लेके चलें, ये हम टचेबल है, हम इसे छू रहे हैं ना, तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका हार्डवेयर है। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं क्या कोई पकड़ रहे हैं, नहीं, यानी कि सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं, वही आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होगा। जैसे आप मोबाइल वगैरह में वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, माइक वगैरह से भाषण पढ़ता है, तो सर क्या है, एक सॉफ्टवेयर की ही विधि है जिसमें सॉफ्टवेयर को भी कई चरणों में बांटा गया है, हार्डवेयर यूनिट को भी कई चरणों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई सारी चीज को हम देखेंगे। आगे कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं, क्या परिभाषा हम इसको दे सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ परिभाषाएं होती है। डिफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषाएं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसके परिभाषा को आप पॉइंट बाय पॉइंट तौर के लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये कह सकते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में स्थान संपादित करता है। यानी कि दोनों के बीच में क्या करता है, हार्डवेयर के बीच में संपाद, यानी कि एक कार्य करने की जो प्रकृति है
उसको ये नियंत्रित करता है। जैसे मानते हैं आप मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि मोबाइल को एग्जाम्पल हम बार बार इसलिए लेंगे क्योंकि आपके पास मोबाइल है। कोई जरूरी है कि सभी व्यक्ति के पास लैपटॉप और कंप्यूटर मौजूद हों, लेकिन हर व्यक्ति के पास मोबाइल जरूर होगा, इसलिए मोबाइल से तुलना करते हैं। तो देखिए मोबाइल में आप लोग को कुछ कॉल लॉग दिए होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, मैसेजेज होते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर बने होते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपलोड होते हैं और सारे फाइलें आपके मोबाइल में आ जाती है। आप लोग को कुछ कमांड्स जो बताएंगे, जो डॉस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चर्चा है, इसलिए पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यानी कि जितने भी आप यूज कर रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें मेन दो होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम का सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते हुए, जो सिस्टम जैसे ही लोड हुआ वैसे ही आपको बाय डिफॉल्ट आ गए। लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर अपनी सुविधा के लिए उसे डाउनलोड करता है। जैसे मानते हैं व्हाट्सएप चलाने का आपको मूड हो गया, आप व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लिए। फेसबुक चलाने का मन है, फेसबुक डाउनलोड कर लिए। आपको गेम खेलने का मन है, आप गेम डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाए। अगर हम बात करें तो एमएस जो ऑफिस वगैरह है पैकेज, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वो भी आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर टैली की बात करें, टैली भी आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको यूज करते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनल की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एमएस डॉस अपडेट हो जाता है, कॉल लॉन्ग, मैसेजेज, ठीक है, सेटिंग्स, ये सारे क्या हैं, पहले से होते हैं, मोबाइल में पहले से दिए गए होते हैं। तो ये सारा कौन सा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ उसके साथ ही ऑटोमेटिक वो आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनको यही आपको निर्देश देता है, सभी अंगों को यही निर्देश देता है, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा, किस प्रकार से कोई प्रोग्राम आगे की ओर चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम की भांति काम करता है, एक इंटरफेस के कार्य करता है, यानी एक कंप्यूटर के बीच में एक जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो भी बातें होती है, जो भी कार्य होता है, उन दोनों के बीच माध्यम और इंटरफेस का कार्य करते हैं कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको परिभाषाएं के रूप में आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में, यानी मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा सारी बातों को, क्योंकि इतना लिख पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सारे चीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और सारे चीज को हम बोलेंगे। जो बोलेंगे और जो समझ में आता है उस अनुसार से ही आप नोट्स कॉपी को बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमने पहले बताया था कि एक स्टूडेंट जो सौरभ जी हैं, सौरभ कुमार हैं, उन्होंने जो है किसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर बिल्कुल बेसिक से जो है कमांड प्रॉम्प्ट का वीडियोज बनाइए। उन्होंने तो कमांड के बेसिस पे बताया था कि काज के अनुसार, लेकिन हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के बिल्कुल शुरू से चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपको कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य यानी मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर के सफल संचालन यानी कि कार्य करवाने में क्या करता है कि उसकी
जो भूमिका है अति महत्वपूर्ण है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी आप कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल सिस्टम में कार्य कर पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो आप कभी भी कार्य इसको नहीं कर सकते। क्या आप सोचते होंगे कि जैसे हम मोबाइल पे फोन लगा दिए आप डायरेक्ट लग गया? नहीं, उसके पीछे भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो मोबाइल में अगर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग प्रकार के नाम हैं। तो उन सभी नामों को भी, कुछ नाम को भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे आगे चलकर। तो चलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रमुख कार्य है उसके पहले कार्य की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है पहला प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी इसके पहले पॉइंट्स हो जाते हैं प्रोसेसिंग प्रबंधन, यानी कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट इसका हिंदी अगर कहा जाए तो प्रोसेसिंग प्रबंधन, प्रोसेसिंग रह जाएगा, ए मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। इसमें कहता है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीपीयू। फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कि आप जो सोचते होंगे कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो क्या कंप्यूटर अपने आप कार्य करता है? ये आपके मॉनिटर्स हो जाते हैं। देखिए ये आपके क्या है? ये आपके मॉनिटर है जो आपको डेस्क पर रखा होता है। इसके साथ में आपको क्या लगा होता है? एक सिस्टम यूनिट लगा होता है। अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में सब बराबर होता है, सब मोबाइल की तरह ही होता है, लेकिन ये हमारा एक सिस्टम यूनिट होता है। और सिस्टम यूनिट के अंदर में मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारे पार्ट्स इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। कोडेड वगैरह सारे चीज, ये सारे क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से पूरे ये आपके मॉनिटर्स हैं और ये आपको सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जो लोग पढ़े होंगे वो ये भी जानते होंगे कि पूरे सिस्टम को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कोई जरूरी नहीं कि पूरे ढक्कन को हम सीपीयू कहते हैं, नहीं, सीपीयू एक छोटा सा चिप होता है। देखिए इस प्रकार से कंप्यूटर के बीच में एक चिप लगी होती है, ठीक है। इसी चिप के द्वारा सारे डाटा का स्थानांतरण होता है, पूरे डाटा का मैनेजमेंट होता है। इसी इतनी सी चिप को हम लोग सीपीयू कहते हैं। लेकिन ये पूरे डाटा को कार्य करता है, पूरे डाटा को स्थानांतरण करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरे सिस्टम यूनिट को ही हम क्या कह देते हैं? सीपीयू कह देते हैं, ठीक है। जबकि सीपीयू कौन सा पार्ट है? हार्डवेयर पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पार्ट है? सॉफ्टवेयर पार्ट है, ठीक है। तो प्रबंधन का कार्य करता है कि सभी प्रोग्रामों एक एक करके निष्पादित हो, यानी कि सभी प्रोग्राम एक एक करके चालू हो, बंद हो, ये सारे चीजों को कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कौन कार्य करता है? किसके द्वारा होता है? तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सभी प्रोग्रामों को, समय को सीपीयू के लिए कार्य को क्या कर देता है? अलग अलग खंड करके कर देता है कि यहाँ पे इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है। जैसे यहाँ पे रैम की बात करेंगे, रैम अलग है। रोम की बात करें, रोम का कार्य अलग है। हार्ड डिस्क की बात करें, एक कार्य अलग है। तो सभी को धीरे धीरे बांटने का काम भी क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीपीयू की तरह होता है। तो देखिए पहला कार्य था आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसको मैनेज करेगा कि कैसे कैसे सिस्टम को चलाना है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बात है, इसके नेक्स्ट जो टाइप्स होते हैं वो है मेमोरी प्रबंधन। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क क्या है? मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, रैम है, रोम है, एक प्रकार की मेमोरी ही है। लेकिन मेमोरी में भी अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। तो चलिए हम सेकेंड बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट, और बाकी लोग जो भी लोग कमेंट जैसे जैसे करते जाएंगे सभी को समय निकाल करके हम सारे को वीडियो अपलोड करते जाएंगे। सारे का सबसे पहले इंट्रोडक्शन साथ में हो जाएगा, फिर प्रोग्राम करने की विधि एक एक कर बताएंगे। आगे चल के हम एक टैली का कमेंट आया है
रंजीत जी का शायद, उनका जो है देख करके उनका भी है टैली का, वो सारे चीज़ हम अपलोड करते जाएंगे। और सिस्टम से ज़्यादा पहले हम बोर्ड पे ही समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद इसके साथ साथ हम लैब के माध्यम से भी समझाएंगे। यानी कि हमारे जो स्पेशल क्लास लैब प्लस थ्योरी दोनों के रूप में होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। बस आप लोग को क्या चाहिए कि यहाँ पे सारे चीज़ को किसी और लोगों को साथ में जोड़ते जाइए, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी होगी। ठीक है, ये सारे आप लोग के ही ऊपर है, जितने ज़्यादा हमें मनोबल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम आप लोग का भी मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि बेहतरीन आपको फीचर्स के साथ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट यानी लोगों को एकदम बिल्कुल जानकारी देते रहे हैं कि यहाँ पे सारे चीज़, और इतने सारे मेरे पास अभी मैनेज करने के लिए समय है नहीं कि सारे कमेंट्स को एक बार में ही हम बताएं, इसलिए सभी को जितने कमेंट्स आएंगे सारे को कुछ न कुछ जवाब हम देते ही जाएंगे। और आज नहीं तो कल हम सारे चीज़ को सब बताएंगे। यानी कि कंप्यूटर्स में डीसीए डीटीपी टैली को अच्छे तरह से ज्ञान हम दे देंगे आपको, इसके साथ जो कि मार्केट में काम कर सके आप। ठीक है, जितने बेसिक तौर पर सारे काम कार्य के लिए बता देंगे। और साथ में बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे और 10th से लेकर 12th तक के जो है आगे चल के धीरे धीरे अपलोडेड किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 12th पर ज़्यादा फोकस है, इसलिए 12th का चैप्टर वाइज अपलोड होंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादाश्त। ठीक है, यानी कि जो मेमोरी जो है उसको मैनेजमेंट करने का भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी को भी मैनेज करता है। जैसे कहते हैं कि प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि सफल कार्य को बनाने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी कई खंडों में डिवाइड कर दिया है। जैसे सबसे पहले जब आप देखे होंगे कि बहुत पहले का अगर लैपटॉप था जिसमें फ्लॉपी डिस्क वगैरह लगे होते थे, उनमें जो आप देखिएगा मेमोरी तो लिखा रहता था लोकल ए, लोकल बी, लोकल सी, लोकल डी। ठीक है, लोकल डी ड्राइव, लोकल डी ड्राइव, इस प्रकार से ड्राइव आपको अरेंजमेंट रहते थे। लेकिन अब की जो सिस्टम में देखिएगा वो डायरेक्ट कहाँ से शुरू होते हैं, लोकल सी ड्राइव से। क्यों? क्योंकि ए और बी किसका एरिया रहता था, आपका फ्लॉपी डिस्क का, जो कि अब फ्लॉपी डिस्क चलता नहीं है। स्टार्टिंग में फ्लॉपी डिस्क लगता था जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो है रखने की, जो केबी वगैरह में जो डॉक्यूमेंट होते थे उन डॉक्यूमेंटों को रखा जाए। लेकिन आज की इतनी पावरफुल और इतनी हाई मेमोरी है जिसके कारण जो है कि काफ़ी हायर बनाया गया है, और उसको जो डायरेक्ट कहाँ से लिया गया है, लोकल सी ड्राइव से। यानी ए और बी का स्थान फ्लॉपी डिस्क के लिए वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो देखिए, अगर यहाँ पे सी डी ई और अलग से यदि आप पेन ड्राइव या कोई और चीज आप जोड़ेंगे, डाटा केबल वगैरह जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मानते हैं कि आपके पास अगर लैपटॉप खोलेंगे तो फिलहाल तो अभी के जो सिस्टम जिनके पास भी होगा लोकल सी से स्टार्ट होगा, लोकल सी, लोकल डी, लोकल ई। ठीक है, इस प्रकार से आपके मेमोरी बटे होंगे। अगर आप अलग से आप पेन ड्राइव वगैरह लाएंगे, आप कार्ड रीडर से मेमोरी लगाएंगे तो लोकल एफ, लोकल जी, इस प्रकार से आपको बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये डिवाइड क्यों होता है? तो डिवाइड इसलिए होता है ताकि एक फाइल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल सेफ्टी मोड में रखा जाए। आगे जो डिवाइड करता है फाइल, क्यों डिवाइड किया जाता है मेमोरी को? ताकि कोई जब हम कार्य को करें, जब हम किसी प्रोग्राम में कार्य को करें तो उन सभी फाइलों को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे उन सभी फाइलों को सुरक्षित रखना है ताकि आगे चल के हमें काम दे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे अलग अलग पार्ट में वही डिवाइस हो जाता है। जैसे मानते हैं हार्ड डिस्क आपके 500 GB का है, 1000 GB का है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि सारे को अलग अलग डिवाइड करके मैनेज किया जाता है। और ये जीबी यहाँ को जरूरी नहीं कि पूरे में आता है, हम डायरेक्ट लिखे हैं राउंड फिगर में। जबकि अगर जीबी की बात करें तो 1024 के गुणज में ही आपका आता जाएगा। ठीक है, तो आगे कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। देखा, जैसे हमने अभी बताया कि कंप्यूटर को फाइल वगैरह सुविधा के लिए जो है अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं, जिसमें कुछ में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते हैं। अधिकांश लैपटॉप वगैरह में देखेगा तो लोकल सी ड्राइव में ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्रामों ने के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके। यानी कि अलग अलग स्थान क्यों प्राप्त हो सके, ताकि उसमें कार्य करने के साथ साथ उसमें किसी डाटा को संरक्षित करने के लिए हमें आसान हो। क्योंकि अगर एक ही डिवाइस के अंदर, एक ही मेमोरी के अंदर सारी चीज लोड हो तो एक तो पहला चीज है कि दबाव भी पड़ेगा, परेशानी भी पड़ेगी, और साथ में आपको ये सर दर्द वाला काम हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु लाना है, जैसे मानते हैं हमें वजन उठाने की जो कैपेसिटी है 20 किलो या 40 किलो है, कोई 100 किलो एक ही बार लाद देगा तो क्या कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे करके जाएंगे तो थोड़ा स्लो मोशन में जाएंगे, लेकिन उसको आराम से कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फाइलों को क्या करता है, खाली रखता है। किसी भी प्रोग्राम को इनपुट एवं आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान में संग्रहित करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देखिए यहाँ पे कहता है कि जो इनपुट और आउटपुट जो कार्य होता है, उन कार्यों को संग्रहित करना, उसको निर्धारित करना, उसको स्थान प्रदान करना भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो अब लोग बोलेंगे कि सर अब इनपुट आउटपुट क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो बात कुछ पॉइंट्स आएंगे वो हम स्टार्टिंग से तो लेकर नहीं चले हैं कि स्टार्टिंग से डीसी, क्योंकि समय नहीं, लेकिन लोगों को जो बातें सामने आ रही है पूरा फुल वीडियोस देखिएगा, कुछ न कुछ नया नया टेक्निक मिलते जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, अब इसे हम किसे कहते हैं? इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट हम याद रखिएगा, जब कंप्यूटर के अंदर हम डायरेक्टली सूचना देते हैं तो वह बात क्या कहलाई? इनपुट कहलाया। और जिस डिवाइस के द्वारा यह सूचना कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है वह डिवाइस क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है इनपुट डिवाइस। जैसे माउस के द्वारा देखते हैं ना, कुछ ऑप्शंस वगैरह को क्लिकिंग करते हैं, यानी आदेश देते हैं। तो जब आदेश देना है, आंतरिक आदेश दे रहे हैं, जब उसे सूचना दे रहे हैं, आप डायरेक्ट कंप्यूटर को सूचना दे रहे हैं तो आप वह इनपुट कहलाए। लेकिन जिस डिवाइस के द्वारा जो आप सूचना दे रहे हैं वो कौन सा डिवाइस कहलाए? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कौन सा? तो पॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि उसे चुनने का काम करता है, पॉइंटिंग करने का काम। अगर हम लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर हो गया, तो स्कैनर के द्वारा देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो स्कैनर के द्वारा किसी डाटा को स्कैन करके कहाँ भेजते हैं? डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर में भेजते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, वो कोई भी डिवाइस हो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट सूचना को देते हैं वो आपका कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस बहुत सारे हो सकते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ठीक है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, OMR है, BCR है, OCR है, और क्या है, बहुत सारे हैं। बैंक के टेक्निक को क्या बोलते हैं? उसको बैंक टेक्निक के लिए एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक चेक के लिए होता है। ठीक है, तो वो सारे भी आपको इनपुट हैं। क्यों? क्योंकि MICR भी क्या करता है, जब आप चेक को रखते हैं उस पर, वो चेक नंबर डायरेक्ट आपको सिस्टम को प्रोवाइड कराता है कि हाँ ये सही है या गलत है। तो जिसके द्वारा भी डायरेक्ट कंप्यूटर जो मेन सिस्टम यूनिट को सूचना जा रहा है वो आपका इनपुट। और जब वह इनपुट का आप भेजते हैं तो उसको ग्रहण कौन करता है? तो ग्रहण करने का कार्य आपका CPU का है। और ये CPU को कौन नियंत्रित कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम में दो चीज ही मायने रख रहा है, तीन चीज मायने रख रहा है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा यूजर। ठीक है, तो यहाँ इनपुट जब दिया गया तो कौन उसे ग्रहण कर रहा है? CPU। और CPU जब उस डाटा को सोच रहा है, समझ रहा है, और समझने के बाद उसे तुरंत आउटपुट के रूप में दे देगा। तो आउटपुट के रूप में जैसे मानते साउंड बॉक्स, जब आप साउंड बॉक्स से आवाज निकलता है ना, तो आवाज कब निकलेगा? ये जो मानते हैं कि ये आपका साउंड बॉक्स है, तो ये साउंड बॉक्स से आपका आवाज कब निकलेगा? तो आप जब यहाँ पे इनपुट के द्वारा कोई डाटा को दिया जाएगा। जब तक कि आप इनपुट नहीं देंगे कभी भी इससे आवाज आपको बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर के द्वारा भी क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेजेस को यदि आप कंप्यूटर से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनपुट देंगे
प्रिंटर द्वारा जब बाहर वो निकल जाएगा तो वो आपका आउटपुट कहलाया। ठीक है, इसका साथ प्लॉटर्स भी हैं, साउंड बॉक्स हैं, इस प्रकार से कुछ कुछ बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके द्वारा रिजल्ट मिलता हो। याद रखिएगा, जिसके द्वारा हम आंतरिक संदेश सूचना दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, वो आपका इनपुट, और जब वो प्रश्न को हल हो रहा है वो आपका हो गया आउटपुट, रिजल्ट आपको दिया आउटपुट। मॉनिटर, अगर कहा जाए मॉनिटर कौन सा चीज है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर के द्वारा हम सूचना को प्राप्त करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर है, मॉनिटर है, तो मॉनिटर जब भी अकेला हम कहते हैं तो मॉनिटर, और जब पूरे सिस्टम यूनिट साथ में जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर जो है ये आपका मॉनिटर पे रिजल्ट प्रदर्शित करता है, और ये रिजल्ट प्रदर्शित करता है कौन, ये सीपीयू। यानी अगर ये सीपीयू बंद रहेगा तो आपका कोई कार्य नहीं होगा, ये सीपीयू को चालू रहना होगा। जब ये चालू रहेगा तो मॉनिटर आपका ऑन रहे या ना रहे, टीवी चालू रहे या ना रहे, आपका कार्य होते रहेगा। जैसे घर में आप टीवी डीवीडी वगैरह यूज करते होंगे, देखते हैं ना कि शादी वगैरह में कैसेट लगा के छोड़ दिए, कैसेट बज रहा है, टीवी पे दिखाई दे या ना दे उससे कोई मतलब है नहीं। तो चलिए, इस प्रकार से आपको ये मैनेजमेंट के लिए कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का भी इस प्रकार से मैनेजमेंट को करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, जो हमने अभी इनपुट आउटपुट के बारे में बताया था। चलिए इसके बारे में क्या कहता है। तीसरे पॉइंट है आपको इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन, यानी इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से करता है। एक बार दो बार रिपीट करके जो भी होगा आप यहाँ पे बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। जो भी दिक्कत रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख लिख के बता सकते, कैसा लगा क्या लगा जो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट जो करता है वो भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कहता है कि डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी में आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। यानी देखिए, अगर मानते हैं कि आप जैसे ये सिस्टम है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका सिस्टम यूनिट है, ये पावर बटन है आपका, पावर ऑन ऑफ, ये मानते हैं ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू। और एक चीज कनेक्शन के लिए भी याद रखिएगा कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, मानते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये यहाँ लाइन बोर्ड है, लाइन बोर्ड है आपका, इसको यहां से हमने कनेक्ट कर दिया। मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सारा चीज अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन में, इसीलिए हम सारे चीज बना करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मॉनिटर का जो एक वायर होता है वो डायरेक्ट यहाँ लाइन से कनेक्टेड है। एक सीपीयू का वायर ये भी डायरेक्ट आपके लाइन से कनेक्टेड है। ये आपको डायरेक्ट लाइन चला गया। इसके बाद सीपीयू का प्रोग्राम यहाँ स्थानांतरित करने के लिए हमें सीपीयू के पावर कोड से अटैच करना होगा। यानी कि एक केबल होता है, इस केबल को क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से कि केबल आता है, इस केबल को हम लोग सीपीयू यूनिट से अटैच कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कंप्यूटर में और सीपीयू के बीच में हम जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है, एक प्रोग्राम का पावर केबल जो सीपीयू में चलता रहता है वो डायरेक्ट कहाँ दिखाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है। यानी ये आप नहीं लगाएंगे तो आपको कभी भी सीपीयू का प्रोग्राम मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर पे दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से इनपुट आउटपुट का जो युक्ति है
इस प्रकार से चलता है। तो आगे और हम देखते हैं, कहता है कि मेमोरी से इनपुट आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यानी जो भी मेमोरी में संदेश है, जो आप इनपुट डाल रहे हैं, कीबोर्ड से कोई चीज टाइप कर रहे हैं, वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास, सीपीयू से हार्ड डिस्क के पास, हार्ड डिस्क से फिर सारे में फैलते जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता जाता है। ठीक है, तो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या होते हैं, सिस्टम का सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ रहते हैं। इसके बाद कहता है कि प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी का काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करता है। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे अब क्या हो रहा है कि इसके कार्य तो बंद हो गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बताया जाता है, थोड़ा बहुत पता नहीं है, लेकिन डॉस जो है कि बहुत कम बताया जाता है, बहुत कम जगहों पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये कहता क्या कह रहा है कि प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि क्या हमें इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी का कार्य क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कि सिर्फ आपको सिस्टम को बताना है कि आप क्या चाहते हैं, बाकी सिस्टम क्या करता है, वो अपने आप कार्य को कर देता है। जैसे मानते हैं कि कंप्यूटर में हम एक नाम लिखे, ठीक है, जैसे मानते हैं हमने कंप्यूटर में एक नाम लिखे राम, ठीक है, हम इसे चाहते हैं सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए क्या होगा, हमें कमांड देना पड़ेगा। क्या कमांड देना पड़ेगा कि कमांड का जो सेव का शॉर्टकट के, सेव का शॉर्टकट की डालिए, या तो आप सेव पर जाके क्लिक करेगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक सेव का बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, सेव एज का क्या होगा, बॉक्स ओपन होगा, ओपन द सेव एज बॉक्स, यानी कि सेव एज का बॉक्स ओपन होगा। इस सेव एज के बॉक्स में क्या होगा, फाइल नेम लिखना रहता है। ठीक है, यानी जिस नाम से आपको सेव करना है वह नाम आप लिख दीजिए। जैसे राम है, राम का फाइल है, हम चाहते हैं कि आर के नाम से सेव कर दें, और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वापस क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सेव हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा सारी चीज को, पूरे प्रोसेस को आपको याद रखना ही पड़ेगा, सारे चीज समझाने याद रखिएगा। तो यहाँ पे रैम के साथ क्या हो रहा है, राम है, राम को हमारे सेव करना है यदि किसी फाइल में, तो तुरंत हम जैसे ही आदेश देंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत उसको क्विक एक्शन में समझेगा। यानी 10 के पावर -9 जो है इतने में आपको जो है इतनी तेजी से समझता है, और समझ करके तुरंत आपको सेव का बॉक्स खोल देगा जहां से आप लिखते हैं। यानी कि सिर्फ आप इसको कमांड दीजिए, वो आपको कार्य को करके रख देगा, वो भी कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सॉफ्टवेयर में बात बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर मैनेजमेंट में कौन, सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का मेन चीज है, भाग है आपका सीपीयू। यानी कि कंप्यूटर का अगर हट कह दीजिए, कंप्यूटर का आप दिमाग कह दीजिए, सारा कौन है, सीपीयू ही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें देता है, प्रमुख कार्य में चौथा है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फाइल का मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, फाइल मैनेजमेंट। तो देखिएगा, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी फाइल को क्या करता है, एक डायरेक्टरी के रूप में, ये डायरेक्टरी भी क्या होता है, फाइल क्या होता है, सब बताएंगे हम, खाली कंटिन्यू आपको देखते जाना है। सारी चीज को एकदम अधूरा नहीं देखिएगा, सिस्टम वाइज देखिएगा तो सारी चीज आपको हम क्लियर करते जाएंगे। कहीं पर प्रॉब्लम हमारे अनुसार तो नहीं लगेगा हो, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को बनाता है, यानी कि फाइल और डायरेक्टरी। तो ठीक है, तो डायरेक्टरी अभी आपको बताते हैं, डायरेक्टरी जो आज के दिन में हम लोग इसको क्या जानते हैं, फोल्डर के रूप में जानते हैं। आप देखते हैं ना कि कोई गाना का फोल्डर बनाता है, भक्ति बनाता है, फिल्म का बनाता है, कोई अपने फाइल्स के बनाते हैं, तो ये फोल्डर हो गए। ये फोल्डर ही क्या है, डायरेक्टरी हैं। और ये फाइल्स क्या है, तो फाइल एक स्पेशल व्यवस्था है। जैसे मानते हैं हमारे एक घर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे ये मेरा एक मेन घर है,
ठीक है, मेन होम है जहां से ये मेरा दरवाजा है, ये मेरा दरवाजा है, ठीक है, डोर है आपका। यहाँ पे मेरे घर में 4 मानते हैं रूम हैं, ए रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, 4 मानते हैं रूम है मेरा। तो चलिए हम इन रूमों को क्या करते हैं कि सब में देखते हैं कि अलग अलग नामों से व्यवस्थित करते हैं। जैसे मानते हैं ए रूम है गेस्ट रूम के लिए है, यानी कि जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनको एक अलग रूम में रखा जाएगा। एक मानते हैं वर्शिप रूम है, यानी कि पूजा करने का रूम है, जहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, वो अलग रूम हमने रखा जहाँ पे सिर्फ पूजा से संबंधित कार्य होंगे। यहाँ पे मानते हैं ये बाथरूम वगैरह है, बाथरूम एंड किचन है, जहाँ पे किचन एंड बाथरूम वगैरह है, ये रूम है। एक जो है हम लोग का ये बेडरूम वगैरह है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रूम बनाते हैं लोग। हम 2-4 लेके चल रहे हैं, आप बहुत सारे लेके चल सकते हैं। तो एक मेन घर हो गया, देखिए ये आपको मेन घर का जो है कि ये आपका डोर हो गया, जहाँ से हम आउट होते हैं और इन होते हैं, ठीक है। और ये बाकी हमारे घर हो गए जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो ये जो पूरा घर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्टरी, जहाँ पे हम कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चीजों को रख सकते हैं। जैसे हम एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानते हैं घर है, अगर गेस्ट रूम है तो आप गेस्ट रूम को हटा नहीं सकते, अगर पूजा रूम है तो बार बार पूजा रूम को हटा नहीं सकते, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप मसाला को लेके चले, है ना, तो मसाला जब लोग खाना बनाते हैं तो देखते हैं ना कई डिबिया रखते हैं। यहाँ पे देखिए कई डिबिया रखते हैं, जिसे मानते हैं किसी में आप तेल को रखे हुए हैं, किसी में आप नमक रखे हुए हैं, किसी में मिर्चा रखे हुए हैं, किसी में गोलकी वगैरह रखे हुए हैं, किसी में जीरा रखे हुए, अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं। अब इन सभी में क्या होगा कि क्या आप इन सभी को एक में मिलाकर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि यह स्पेशल है आपका कि इसमें अगर नमक है तो नमक ही रहेगा, इसमें मिर्चा है मिर्चा ही रहेगा, तेल है तेल ही रहेगा, जीरा है जीरा ही रहेगा, गोलकी है गोलकी इत्यादि। आप अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। तो ये आपको स्पेशल जो चीज है ये आपका फाइल हो गया। और जिस अलमीरा में इन सभी चीजों को अलग अलग करके रखे हुए हैं, यही आपका डायरेक्टरी या फोल्डर हो गया। तो इतनी बहुत कम चीजें इतनी समझ में लोगों को आती है कि यहाँ पे डायरेक्टरी और फाइल देखते हैं कि पता नहीं चल पाता क्या होता है। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल से हमें ये लगता है कि आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी और फोल्डर अभी के लिए क्लियर हो गया होगा। बाकी हम फाइल और डायरेक्टरी के बारे में और अभी आपको कार्य जब डॉस पे कार्य करेंगे तो हम बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे सारे फाइल का प्रबंधन भी जो है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि किस किस फाइल में कौन कौन सा आप यूनिट को रखे हुए हैं, कौन कौन सा चीज आप रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो प्रमुख कार्य है, हमने उसके बारे में चर्चा की है। आप इन सभी को एक एक चीज अपने खुद से नोट्स बनाएंगे, आपको बेहतर जानकारी और मिलेगा। तो आगे हम अब जानते हैं इसके बारे में और। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो एक बार इसको सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। कहता है समस्त हार्डवेयर संसाधनों की क्षमता के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रबंधक की भांति कार्य करता है, जो कि हम सारी चीज ऊपर बता चुके थे और ये सारी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हार्डवेयर की क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। यानी हार्डवेयर का भी जो भी क्षमता का जो प्रयोग है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक आसान सा इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वह कंप्यूटर और का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सके। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर के साथ जो है यूजर को क्या करता है, इंटरेक्ट कराने में मदद करता है, ठीक है, ताकि कोई भी कार्य को कंप्यूटर के साथ लोग आसानी से कर पाए। इसके बाद कहता है कि नेक्स्ट है कंप्यूटर पे कार्य करने वाले उपयोगकर्ता का लेखा जोखा व्यवस्थित रखने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। यानी जो जो कार्य आप करते हैं सिस्टम पे और जो सेव करते हैं वो सारे चीज को रख रखाव करने का, देख रेख का कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है।
एवं इस बात का ध्यान रखता है कि उपयोगकर्ता के कितने समय के लिए कंप्यूटर पे कार्य किया गया है। यहाँ तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि कौन व्यक्ति कितना देर इस कंप्यूटर पे कार्य किया है। अगर डिटेल्स में जाकर देखें तो एक एक चीज को बता देगा कि कौन कब क्या किया है इस सिस्टम में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS के इस भाग को। ठीक है, अब हम पार्ट 2 के सेकेंड भाग में आगे की ओर चलेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट अध्याय में जब हमें चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगले की इंतजार रहेगी पार्ट 2 के लिए और सारे चीज हम एक एक कर बताएंगे। इससे पहले कि जो भी लोग देखें उसको अच्छे से देखें और हमें बताएं कि ये कैसा लगा है, और सभी लोग को जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत कम लोग इस पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब पार्ट 2 के लिए हम आगे तैयार रहेंगे आप लोग के साथ।